नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल पीटी 2025 के लिए आदित्य रंजन सर की बुक कवर कर रहे हैं, जिसमें आज की क्लास में जो है संपूर्ण संविधान देखेंगे। इसमें 50 से 60 जो है एमसीक्यू होंगे और उसकी जो है पूरा का पूरा जो है एक्सप्लेन भी दिया जाएगा। इससे जो है आपके 250 से 300 क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाएंगे, जो कि मैराथन क्लास होने वाली है संपूर्ण संविधान का। इसके बाद ये बुक से कुछ भी पढ़ना रह नहीं जाएगा, आपके सारे के सारे इसी से कवर हो जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं। 95% लोग जो है देखकर वीडियो चले जा रहे हैं, तो आपको 1 सेकंड लगेंगे, प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं संविधान की क्लास की, जो कि मैराथन क्लास होने वाली है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन-सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1892 का जो अधिनियम था उसे सुधार करके जो है 1909 का परिषद अधिनियम बनाया गया था। ठीक है ना, 1909 का अधिनियम बनाया गया था, जिसे जो है मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखते हैं 1909 का परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम का विस्तार था। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई और समिति के रूप से भारतीयों को नामित करने की अनुमति दी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? यानी बंबई से निकालकर जो है सिंध प्रांत बनाया गया था, किस अधिनियम के कारण? जवाब हो जाएगा आपका, यह था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। डी ऑप्शन सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बारे में देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बंबई प्रेसिडेंसी से सिंध को अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और इसका उद्देश्य भारत में प्रशासनिक सुधार करना था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई? जवाब हो जाएगा, कुल जो है 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अनुसार संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते। मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई थी? 7 हो गई थी। एक मुख्य थे और 6 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? देखिए, स्पेशली आपके सिलेबस में भारत सरकार अधिनियम 1935 दिया है, तो इससे निश्चित रूप से एक सवाल बनेगा। तो अंतिम अधिकार की अगर बात करते हैं, तो यह था आपका प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां हुआ करती। अगले पेज पर आते हैं, इसके जो है व्याख्या देखने के लिए। देखते हैं इसको। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता प्रदान की गई, लेकिन इसके साथ ही गवर्नरों को विशेष अधिकार भी दिए गए। इन अधिकारों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने अंतिम नियंत्रण बनाए रखा। गवर्नरों को विशेष जिम्मेदारियों के तहत कार्य करने की शक्ति थी, जिससे वे प्रांतीय मंत्रियों की सलाह के बिना भी निर्णय ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग-अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और जो है इसका एक नाम, इसको दो भागों में बांटा गया था। तो एक तो जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 हो गया, दूसरा कौन था?
दूसरा था आपका बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ठीक है ना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है एक जो है लॉन्ग रूट था यानी लंबा था, तो इसे जो है 2 भागों में बाँट दिया गया था। एक भारत सरकार अधिनियम 1935, एक बर्मा सरकार अधिनियम 1935। तो ये जो है 2 आपके अधिनियम बन गए थे। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया सबसे लंबा अधिनियम था। इसकी लंबाई और विषयों की विविधता के कारण इसे 2 भागों में बाँटा गया था। एक था भारत सरकार अधिनियम, एक था बर्मा सरकार अधिनियम 1935। बर्मा जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, को भारत से अलग प्रशासन देने के लिए यह जो है बर्मा सरकार अधिनियम बना था। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए? जवाब हो जाएगा जो है यह धारा 100 के अंतर्गत बनाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद भारत एक अधिराज्य बन गया यानी जो है डोमिनियन बन गया। इस दौरान अधिराज्य की विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 100 के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए। धारा 100 के अनुसार संघीय विधानमंडल को संघीय सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था। सातवां प्रश्न देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसे अच्छे से देखिएगा। दिया है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही, जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी। कौन कहा था? सोमनाथ लिहाड़ी। सी ऑप्शन सही होगा, सोमनाथ लाहिड़ी। देखते हैं। सोमनाथ लाहिड़ी भारतीय संविधान सभा के एकमात्र कम्युनिस्ट सदस्य थे। उन्होंने संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक में स्पष्ट किया था कि यह सभा ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित की गई है और यह ब्रिटिश योजनाओं के अनुसार कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि यह सभा ब्रिटिश बंदूकों, सेना और आर्थिक नियंत्रण के साये में काम कर रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि वास्तविक सत्ता अभी भी अंग्रेजों के हाथ में है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, द्विस्तरीय सरकार नहीं है यहाँ। ठीक है ना? कैसी है? द्विस्तरीय सरकार नहीं है। बाकी भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, एकल नागरिकता भी है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है, तो सभी सही है, लेकिन द्विस्तरीय सरकार नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल रूप से 2 स्तरीय सरकार कौन कौन केंद्र व राज्य के संबंध में प्रावधान था। बाद में 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया। इसलिए द्विस्तरीय सरकार भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है। त्रिस्तरीय वही बलवंत राय मेहता द्वारा जो है जो पारित किया गया था स्वशासन के लिए, तो वही है। 9वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं? राज्य सूची में जवाब है आपका दंड प्रक्रिया संहिता जो है राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा, क्या? दंड प्रक्रिया संहिता। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं।
कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं, जबकि समवर्ती सूची का जो है विषय है जिन पर केंद्र सरकार और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं। पुलिस, कानून और व्यवस्था और जेल राज्य सूची में शामिल हैं, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता जो है समवर्ती सूची का हिस्सा है, यानी केंद्र और राज्य दोनों इस पे जो है कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है। ठीक है ना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है, तो यहां से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या दी गई है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र यानी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, जो संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से अलग है। अनुच्छेद 50 में जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो है पृथककरण की बात यहाँ पर की गई। अगला प्रश्न है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? क्या जो है ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाब हो जाएगा आपके जो है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। देखते हैं इसके बारे में। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह प्रस्ताव स्वतंत्र भारत के संविधान की मूलभूत विचारधारा और उद्देश्यों को निर्धारित करता है, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? यह केंद्र सूची का विषय है, राज्य सूची का या समवर्ती सूची का पूछा गया है? तो यह जो है राज्य सूची में शामिल है। बी ऑप्शन यहाँ सही होता है, राज्य सूची का यह विषय है। इसकी व्याख्या में दिया गया है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय को प्रविष्टि संख्या 6 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तेरहवां प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। यानी भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? तो ये बना था आपका आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन सही जगह, कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी क्या थी? करनूल थी। ठीक है ना, उस समय क्या थी? करनूल इसकी राजधानी। यह गठन पोट्टी जो है श्री रामुलु के नेतृत्व में तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग के समर्थन में किए गए आमरण अनशन के परिणाम स्वरूप हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद जनता का व्यापक विरोध और आंदोलन, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो है जनता ने विरोध कर दिया था। उनकी मृत्यु के बाद ही जो है विरोध और आंदोलन के चलते केंद्र सरकार ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था, वो कौन था? यह बना था आपका तेलंगाना। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, कौन सा? तेलंगाना। देखते हैं इसके बारे में। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। यह भारत का 29वां राज्य है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर
केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस तरह से जो है वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है ना? कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है? यानी मौलिक अधिकारों को लागू कौन करता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के पास होते हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करती है। ठीक है ना? कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट जारी करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? जवाब हो जाएगा आपका आर्टिकल 29। यह जो है अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के लिए है और यह है आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 29 भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में आता है और यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 19 में जवाब हो जाएगा इसमें जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है ना? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट या 19 ए के अनुसार सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार नागरिकों को अपने विचारों के स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देता है, जो लोकतंत्र का एक मूलभूत स्तंभ है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, इसका जवाब हो जाएगा यह अनुच्छेद जो है 21 ए में दिया है। किसमें दिया है? 21 ए में जो है शिक्षा का अधिकार दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था और 1 अप्रैल 2010 से जो है प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बी ऑप्शन सही है। कहां से? आयरलैंड के संविधान। इसकी व्याख्या दी गई है। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत आयरलैंड के संविधान। आयरलैंड के संविधान में इसका जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द सोशल पॉलिसी का उल्लेख है, जो सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण और नागरिकों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। जवाब हो जाएगा यह जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत ही है।
ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित राज्य नीति निदेशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। इन सिद्धांतों का उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। 21वां प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी नीति निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया था? इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया था। ठीक है ना, यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं अगले पेज में, इसकी व्याख्या देखते हैं। 1976 में पारित 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्नलिखित नए नीति निदेशक सिद्धांत जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? पहला जोड़ा गया था आपका 39 ए, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये हो गया। दूसरा जोड़ा गया था 43 ए, जिसमें जो है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। और तीसरा जोड़ा गया था अनुच्छेद 48 ए, इसमें क्या कहा गया था? पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। ये सब जो है बाद में जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसे हम लोग जो है मिनी संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? यानी जो है नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, तो यह जो है आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से यह लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। आयरलैंड 1937 के संविधान में सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण, विदेश नीति और कानून एवं प्रशासनिक मामले से संबंधित नीति निदेशक सिद्धांत शामिल थे, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुकूलित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की अवधारणा को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अनुच्छेद 39 में राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह ऐसी नीतियां बनाए जिससे पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिले और आर्थिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि समाज के सभी वर्गों को जो है लाभ प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? यानी ग्राम पंचायतों का जो है आयोजन करें, यह जो है अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का जो है आयोजन करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वे ग्राम पंचायतों का गठन करें और उन्हें ऐसे अधिकारों और शक्तियां प्रदान करें जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में जो है सक्षम बनाए। 25वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है?
पंचायती राज व्यवस्था? जवाब हो जाएगा यह जो है राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। इसके जो है व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में उल्लेख है कि राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठन के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने चाहिए हैं आज, जिसमें आपका 26वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य जो है आप लोग जानते हैं, जवाब हो जाएगा आपका आपके ये सभी हैं। ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकास करना ये भी आपका मौलिक कर्तव्य और है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना ये भी आपके मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो सभी मौलिक कर्तव्यों को एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से इसकी व्याख्या देखते हैं तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में सभी मौलिक जो है कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 माफ कीजिएगा 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ किया गया है पूछा गया है, तो जो है संविधान के भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4A में किया गया है। यह भाग अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है, जिसमें नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया, यानी कुल कितने मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य। मूल रूप से 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने से संबंधित। तो जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कब? 1976 में। और उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, जो कि आपकी शिक्षा से संबंधित था। किसके? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? दिया गया है, यानी मंत्रिमंडल का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 75 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। अब इसकी व्याख्या की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है दिया गया है व्याख्या। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो जो है 6 महीने के लिए बन सकता है। 6 महीने के बाद जो है अंदर अंदर जो है चुनाव करना जरूरी होता है। इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 5 के अनुसार यदि कोई मंत्री किसी भी अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री पद से पदच्युत हो जाएगा, यानी उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है तो उसे नियुक्ति की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग कर? जवाब हो जाएगा महाभियोग की शक्ति। ठीक है ना? कौन? महाभियोग की शक्ति जो है यह अलग करती है। अब इसके बारे में देखते हैं।
दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें राज्यसभा भी शामिल है, जबकि विधान परिषद राज्य स्तर की विधायिका का उच्च सदन। लेकिन इसे महाभियोग प्रस्ताव लाने या पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? जवाब हो जाएगा यह जो है विधान परिषद के निर्वाचन सदस्य का जो है सदस्यता गठन नहीं करता है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या में दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। इसको जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है, बार बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन शामिल नहीं होते हैं या कौन शामिल होते हैं, इसे दिया जाता है प्रश्न में। तो इसमें जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। देखिएगा, निर्वाचित बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मनोनीत किए जाते हैं वो नहीं सिर्फ निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित होते हैं। तीसरा है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और चौथा है, दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ तक के लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 25 वर्ष जो है, ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 बी के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यह प्रावधान संसद के सदस्य बनने की योग्यता निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? संघ कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं होता है, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा, इसमें जो है राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते। डी ऑप्शन सही है। कौन? राज्यों के मुख्यमंत्री। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल होते हैं। कौन कौन इसमें शामिल होता है? राष्ट्रपति शामिल होते हैं, जो कि अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आते हैं। उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद शामिल होते हैं, जिसमें जो है 74 में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया, 75 में मंत्री परिषद का किया गया है। और भारत के महान्यायवादी शामिल होते हैं, जिन्हें जो है अनुच्छेद 76 में रखा गया है। तो इतने लोग शामिल किए जाते हैं और उनका अनुच्छेद भी यहाँ पर दे दिया गया है, तो आप लोग इसको जरूर एक बार से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? यानी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय कौन स्थापित करता है? ये सभी कार्य जो है संसद की स्वीकृति से होते। सी ऑप्शन सही होगा, संसद स्थापित करता है। संसद की बात करें तो संसद क्या होता है? जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, वही संसद होता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह कानून द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का स्थापना कर सकते या उस क्षेत्र में किसी न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित कर सकते। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद का कार्य जो है कानून बनाना हो। सी ऑप्शन से होगा क्या? कानून बनाना। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 फर्स्ट के अनुसार संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण या किसी भाग के लिए और राज्य की विधायिका उस राज्य के संपूर्ण या किसी भाग के लिए क्या करती है? विधि बना सकती है, यानी कानून बना सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है,
सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित? सिंपल सा प्रश्न है और इसके बारे में बार-बार पूछा भी जाता है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से जो है संबंधित। केंद्र राज्य संबंध से क्या है? संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दिया गया है सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा 1983 में स्थापित किया गया। इस आयोग का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों के वितरण की समीक्षा करना और संविधान के ढांचे के भीतर सुधारों की सिफारिश करना। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थापित करने की शक्ति है? लोकसभा सत्र को स्थापित करने की शक्ति के बारे में बात की गई है। वह जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। डी ऑप्शन सही है, लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यवाही को स्थापित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। अध्यक्ष यह निर्णय लेते हैं कि बैठक कब स्थगित की जाएगी और अगली बैठक कब होगी। यह अधिकार उन्हें संसद की कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज जो भी लोग नए जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक ही सेकंड लगेगा, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका वह जो है विधान मंडल के प्रति जो है उत्तरदायित्व होता है इसका। ये ऑप्शन सही है, विधान मंडल के प्रति। देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद जो है 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका मंत्रिपरिषद अपनी नीतियों और कार्यों की विधायिका विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देती तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका एक बार और से देख लेते हैं। न्यायपालिका का विधानमंडल देखिए यहाँ पर विधानमंडल दिया गया है क्योंकि जो है यहाँ पर लोकसभा अनुच्छेद में नहीं है तो यहाँ के राज्यों की बात यहाँ पर हो जाएगी। अगला प्रश्न है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा में इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। देखते हैं राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है जो एक अस्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। हर 2 वर्षों में इसके एक तिहाई सदस्य सेनावृत होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य जो है क्या करते हैं? चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 167 जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि वह राज्यपाल को राज्य प्रशासन मंत्रिपरिषद के निर्णय और विधायी मामले की जानकारी दे और यदि राज्यपाल कहे तो किसी विषय को मंत्रिपरिषद के सामने क्या करें? प्रस्तुत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में जो है 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है ना? सी ऑप्शन सही है 552। देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है।
हालाँकि ध्यान रखिएगा, यह पॉइंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस समय वो क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी दी गई है। हालाँकि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एंग्लो इंडियन जो 2 एंग्लो इंडियन को जो है मनोनीत किया जाता है, उसको जो है समाप्त कर दिया है। के लिए नामांकन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, जिसमें वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो गई? 550 हो गई। यानी 2 जो एंग्लो इंडियन को करते थे, उनका नाम जो है कौन? 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा हटा दिया गया है। अब जो है अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति प्रयोग किया? यानी सर्वप्रथम जो है एक ही बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया है, और जो है किसके लिए किया गया था? जवाब हो जाएगा, यह जो है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के लिए किया गया था। और कौन राष्ट्रपति किए थे? आप लोग कमेंट में बताइए, हालांकि जो है ऑप्शन में दिया होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल में देख दिया गया है। यहाँ पर 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। एक ही बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया है। यह विधेयक सरकार को डाक संचार की निगरानी और अवरोधन की व्यापक शक्तियां प्रदान करता था, जिसमें नागरिकों की निजता पर प्रभाव पड़ सकता था। इसलिए उन्होंने जो है पॉकेट वीटो मतलब जो है न तो उन्हें सौंपना, न ही निरस्त करना, ठंडे बस्ते में डाल देना, यही आपका पॉकेट वीटो है। तो सबसे प्रथम जो है यानी जैल सिंह ने प्रयोग किया था, और एक ही बार अब तक प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसकी क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कोई केस होता है तो किस उच्च न्यायालय में जाता है, यह पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। कहाँ पर? कलकत्ता उच्च न्यायालय के। देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। यह प्रावधान कलकत्ता उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार का विस्तार अधिनियम 1953, ध्यान रखिएगा, के तहत किया गया, जिसके अनुसार 2 मई 1950 से कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विस्तार किया गया। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। दिया गया है यहाँ पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेस चैम्बर में क्या हुआ था? जवाब हो जाएगा, इसका उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को किया गया था। बी ऑप्शन सही होगा, कब? 28 जनवरी 1950। देखते हैं इसके बारे में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। यह उद्घाटन पुराने संसद भवन के प्रिंसेस चैम्बर में हुआ, जहां पहले संघीय न्यायालय की बैठक होती। इस उद्घाटन समारोह में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया और अन्य 5 न्यायाधीशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय जो है 124 के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 124 फर्स्ट के अनुसार भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और संसद के कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम संख्या अन्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड करता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही होगा। कौन? राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यह करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह जो है दिसंबर 1992 में किया गया, है ना। तो किया था दिसंबर 1992, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। यह दिन भारत के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में जाना जाता है। देखिए, यह पारित कब हुआ था? 1992 में, लेकिन लागू जो है 1993 में किया गया था। तो इसलिए दोनों ऑप्शन में रहते हैं, तो दोनों को आप लोग ध्यान में दिया जाए। आगे देखते हैं, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। यह जो अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ था, जिसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पहला राज्य था जहां 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, जिसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के प्रथम जो है नागौर जिले में लागू किया गया था। सी ऑप्शन सही है, नागौर में। देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान राज्य से हुई। इस व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। यह दिन महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर चुना गया था, जो ग्राम स्वराज की अवधारणा के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? जवाब है आपका ऑप्शन, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कुल 3 स्तर, जिसमें जो है देखते हैं, पहला ग्राम पंचायत है, दूसरा जो है पंचायत समिति, तीसरा है जो है जिला पंचायत। 3 स्तर है। बाकी वही दिया गया है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता जी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। यही अशोक मेहता के बारे में बार बार पूछा था, तो इन्होंने जो है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। देखते हैं, 1957 में भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संकल्पना के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। इस व्यवस्था में ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम स्तर पर थी, पंचायत समिति जो कि खंड स्तर पर थी, और उसके बाद जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर शामिल हुई। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? जवाब हो जाएगा इसके लिए जो है एल एम सिंघवी समिति बनी। डी ऑप्शन सही है, क्या समिति बनी थी? एल एम सिंघवी समिति बनी। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने एल एम सिंघवी समिति का गठन किया था। इस समिति का उद्देश्य लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करना था। अगला प्रश्न है, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई? जवाब हो जाएगा जो है यह अधिनियम 61 के तहत दी गई थी।
यानी 61 नंबर अधिनियम के तहत दी गई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना के लिए संसद द्वारा 1981 में अधिनियम संख्या 61 पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं की दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है। तो यह जो है अभी आया प्रश्न 100 कौन 4वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, जो कि 2019 में आया था। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इनमें से किसी मंत्रालय के अधीन अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। यह आयोग किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? 343 जवाब हो जाएगा। यह जो है संघ की राजभाषा से संबंधित, किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ से बन जाएगा। देखते हैं, अनुच्छेद 343 फर्स्ट, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंगों के रूप भारतीय अंगों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया, राजभाषा न कि राष्ट्रभाषा, और इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंगों के रूप भारतीय अंगों को अंतर्राष्ट्रीय जो है रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक को, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। धन विधेयक के बारे में कौन सा ऑप्शन है, यहाँ से देखते हैं। जवाब हो जाएगा, धन विधेयक की बात जो है अनुच्छेद 110 में की गई। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्टिकल 110। अनुच्छेद 110 भारतीय संविधान में धन विधेयक को परिभाषित करता है, यानी मनी बिल। इसमें कर, उधारी, संचित निधि से व्यय आदि से जुड़े विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु? सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 65 वर्ष पर जो है सेवानिवृत्त होते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कितना? 65 ईयर्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 सेकंड के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इन चारों में से जो दिया गया है इनमें कर्नाटक में विधान परिषद है। बी ऑप्शन सही होगा, कर्नाटक। देखते हैं इसके बारे में। भारत में केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें विधान परिषद और विधान परिषद शामिल है। ये 6 राज्य कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और लास्ट में जो है उत्तर प्रदेश। इन्हीं 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधानमंडल। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? जो है
अनुच्छेद 359 के तहत निरस्त किए जाते हैं मौलिक अधिकार। सारे मौलिक अधिकार नहीं, कुछ मौलिक अधिकार जो है निरस्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये थे आपके सुकुमार सेन। बी ऑप्शन सही होगा। कौन थे आपके? सुकुमार सेन जी। देखते हैं, सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने जो है 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर कार्य किया। उनके सेवानिवृत्ति में 1951, 52 और 1957 के पहले 2 आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। उनकी प्रशासनिक दक्षता के कारण ही भारत में लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं? राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते। यह जो है अनुच्छेद 175 में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 175 राज्यपाल को दिया गया है आपका 21वीं 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सभी पंचवर्षीय योजना की अवधि आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग जो है एक बार सन देख लेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि बीच में जो है योजनाओं का जो भी आया है उसे आप अगर काउंट कर लेंगे तो आपको जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से इसको आप समझ सकते हैं। तो यह जो है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। इसकी व्याख्या देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट इसका व्याख्या है, क्योंकि जो है व्याख्या से 3 से 4 क्वेश्चन अपने आप जो क्लियर हो जाते हैं। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 की अवधि के दौरान क्रियान्वित की गई थी। इसका विषय था तेज और अधिक समावेशी विकास। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबका विषय पूछा जाता है। इसको बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य गरीबी और असमानता को कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और सतत विकास को बढ़ावा देना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न में आपका यहाँ पर दिया गया है, पंचवर्षीय योजना किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना, और वह बहुत सफल रहा। तो यहाँ पर किस पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है? तो यह जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना ऐसा कहा गया था। डी ऑप्शन सही है, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी व्याख्या दिया गया है, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से लेकर 90 तक चला था, यह जो है खाद्य कार्य और उत्पादकता विषय पर केंद्रित है। इस योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था और इसमें औद्योगिक विकास के साथ साथ कृषि, रोजगार और सामाजिक न्याय के पर जो है महत्व जोर दिया गया था। इस योजना को सफल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने 5% की लक्ष्य वृद्धि की दर से स्थान पर 6.1% की लक्ष्य पाया। यानी लक्ष्य इसका 5% वृद्धि रखा गया था, लेकिन यह जो है 6.1 जो है हासिल किया था। यह जो है इसलिए सफल योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? आप लोग जानते हैं योजना आयोग को खत्म करके उसके स्थान पर नीति आयोग ला दिया गया है, तो इसके अंतिम उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह थे आपके मोंटेक सिंह अहलुवालिया। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, यूपी ट्रिपल की एग्जाम में भी और अन्य एग्जाम में भी ये प्रश्न बार बार आता रहता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री मोंटेक सिंह आहलुवालिया भारत के योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। वे 2004 से लेकर 2014 तक इस पद पर रहे। 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया और 1 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? डिपॉजिटरी संस्थान के बारे में पूछा गया है, 31वां प्रश्न है। इसके ऑप्शन देखते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, ऑप्शन बी नाबार्ड की यहाँ पे बात हो रही है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं, डिपॉजिटरी संस्था एक वित्तीय संगठन है जो जनता से जमा स्वीकार करता है, जबकि नाबार्ड
जो कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है। इसका मुख्य रूप से ग्रामीण विकास के लिए ऋण और पुनर्वित्त प्रदान पर केंद्रित है। यह एक डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? जवाब इसका यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। प्रथम चरण की बात हो रही है। देखते हैं, विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण पहले चरण में नहीं बल्कि दूसरे चरण में, जो कि 1980 में हुआ था, और इसके साथ 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का पहला चरण 19 जुलाई 1969 को हुआ, जब 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों को का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी पहले 14 प्रमुख किया गया था, बाद में जो है 7 बैंकों का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सीडीबी एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। डी ऑप्शन से होगा सीडीबी। इसकी व्याख्या देखते हैं। सीडीबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एक विशेष बैंक है जो छोटे और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। यह आमतौर पर जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है, जो एक वाणिज्यिक बैंक की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी ऑफलाइन यूपीआई भी लॉन्च किया गया है, जो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है एस मनी के द्वारा शुरू किया गया ऑफलाइन यूपीआई। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। इस मनी ने पहनने योग्य एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई भुगतान पेश किए हैं, जिससे उपयोगकर्ता बिना किसी भौतिक कार्ड या इंटरनेट कनेक्शन के लेन देन कर सकते हैं। यह तकनीकी सुरक्षित लेन देन की सुविधा के लिए एनएफसी यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन का उपयोग करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, इसमें से कौन सा बैंक है जो कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों का वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्थान है? तो है जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, नाबार्ड है। कौन सा है? नाबार्ड है। देखते हैं इसके बारे में। नाबार्ड का मतलब है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। यह भारत की सर्वोच्च संस्था है जो कृषि विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण ऋण संस्थान के लिए वित्तीय सहायता, नीति मार्गदर्शन और निगरानी सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? अभी पिछले प्रश्न में आया था। तो जो है कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ से डी ऑप्शन सही है, 14 बैंकों का। 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इस कदम से बैंकिंग को ग्रामीण और कृषि, लघु उद्योग और गरीबी उन्मूलन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तक लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों को राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? यानी किस अधिनियम के तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970। ठीक है ना, इसके तहत किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अब इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग एक बार। बैंकिंग कंपनियां जो कि उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 है, वह कानून है जिसने भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया और निजी बैंकों के स्वामित्व को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने में सक्षम बनाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में की गई? देखिएगा इस प्रश्न को। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी आरबीआई की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ से आपके व्याख्या से क्लियर करते हैं। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार के परामर्श से की गई थी। इसको कभी कभी भारतीय बैंकिंग प्रणाली का थिंक टैंक भी कहा जाता है, ठीक है ना। एनआईबीएम जो है, इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान। इसको क्या बोलते हैं? भारतीय बैंकिंग प्रणाली का थिंक टैंक भी कहा जाता है। यह एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान है जो बैंकिंग और वित्त अनुसंधान, वरिष्ठ और मध्यम स्तर के बैंकरों को प्रशिक्षण एवं बैंकों के वित्तीय संस्थानों के लिए परामर्श जैसी गतिविधियों पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि बैंक दर का अर्थ क्या है? तो आप लोग बैंक दर, रेपो दर, इस सब चीजों पे ध्यान रखेंगे तो आपको क्लियर होता रहेगा। जवाब हो जाएगा, बैंक दर का मतलब जो है आपको देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो है बैंक दर कहलाती है। और जो है जिस दर को जो है पैसा लौटाता है आरबीआई, वह जो है रिवर्स रेपो दर। दोनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी सुरक्षा के लंबी अवधि के लिए पैसा उधार देता है। यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने, धन की आपूर्ति को विनियमित करने और अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। 40वां प्रश्न है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सीजन पर क्या असर? तो जो है साख सीजन जो है बढ़ जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या बढ़ जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, जब आरबीआई नगद कोषानुपात यानी सीआरआर कम करता है तो बैंकों को आरबीआई के पास कम पैसा रखना पड़ता है, जिसका अर्थ है कि बैंकों के पास अधिक धन उपलब्ध होगा। इसलिए बैंक अधिक ऋण दे सकते हैं, जिससे ऋण सृजन साख सीजन में क्या होती है? वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? यानी 100 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो ये जो है आरबीआई के गवर्नर करते हैं। कौन करता है? आरबीआई के गवर्नर करते हैं। सभी बड़ी नोटों पर यही गवर्नर करते हैं, सिक्कों को जो है 1 रुपए के नोट पर छोड़कर। 100 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। भारतीय करेंसी नोट आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है फेमा, ठीक है ना। क्या पूछा गया? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके बारे में देखते हैं। फेमा का मतलब जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। इसे वर्ष 1999 में पारित किया गया था और यह 1 जून 2000 को लागू हुआ, जिसने पहले के एफईआरए यानी विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम की जगह ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यानी जीएसटी लाने का जो है विचार सबसे पहले किसके मन में आया, या कहा जाए तो किस अधिनियम या किस समिति के जो है सिफारिश पे जीएसटी लाया गया था? जवाब जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, केलकर स्टॉक पोस्ट के द्वारा।
ठीक है ना, केलकर समिति के द्वारा जो है इसकी सिफारिश की गई थी। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। देखते हैं, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार वर्ष 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर स्टॉक फोर्स विजय केलकर की अध्यक्षता में चला था, द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य अप्रत्यक्ष कराधान को सरल बनाना और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना था। 44 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। देखिए, अब जो है यूपी त्रिवृत्ति इसी तरह के प्रश्न बार बार पूछ रही है, तो आप लोग जो है अपनी तैयारी इसी स्तर पे करते रहे। प्रश्न है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण यानी नेशनल एंटी प्रोफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की। लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोध यानी एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न देखिए, सिर्फ यहीं से यहीं तक है, यहीं से यहीं तक है कि 1 दिसंबर 2022 से जो है सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोध शिकायतों का निपटारा किस संस्थान के द्वारा किया गया है, बस इतना ही पूछा है प्रश्न। तो यह जो है आपके सीसीआई के द्वारा यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, 30 नवंबर 2022 तक जीएसटी मुनाफाखोरी से संबंधित शिकायतों को संभालने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण एनएनए के पास, लेकिन जो है 1 दिसंबर 2022 से यह जिम्मेदारी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई को सौंप दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम कर। तो यह जो है इनपुट क्रेडिट कर करता है, ठीक है ना, कौन करता है, इनपुट क्रेडिट कर। ऑप्शन आपका यहाँ से ये सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या दिया गया है, जीएसटी की प्रमुख विशेषता इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो ऋण के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ कम कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। जवाब हो जाएगा पानी की गहराई नहीं है। कौन सी, पानी की गहराई नहीं है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही होगा। पानी की उपलब्धता एक प्राकृतिक भौतिक कारक है, न कि आर्थिक है, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। पानी खेती और दैनिक उपभोग की जरूरत के कारण लोग नदियों और मीठे पानी के स्रोत के पास बसते हैं। अगला प्रश्न है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है क्रूड अशोधित जन्म दर कहते हैं। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, किसी दी गई जनसंख्या में प्रति 1000 लोगों पर एक वर्ष के दौरान होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को क्रूड जन्म दर कहा जाता है। इसे क्रूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आयु या लिंग वितरण को ध्यान में नहीं रखता है, यह केवल कुल जन्मों को कुल जनसंख्या से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रुग्णता नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन का घटक जो है रुग्णता नहीं है। यहाँ से ए ऑप्शन सही होगा। देखते हैं, रुग्णता का अर्थ है बीमारी या रोग और यह जनसंख्या गणना में प्रत्यक्ष कारक नहीं है। यह स्वास्थ्य स्थितियों को प्रभावित करता है लेकिन जनसंख्या के आकार को सीधे तौर पर नहीं बदलता है।
जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक है। कौन कौन? जन्म, मृत्यु और प्रवास। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? थार मरुस्थल का जो है जनसंख्या घनत्व पूछा गया है। जवाब है आपका 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या है? 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसकी व्याख्या दिया गया है, थार मरुस्थल, जिसे महान भारतीय मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। शुष्क परिस्थितियों के बावजूद इसका जनसंख्या घनत्व लगभग 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। यह सहारा या अरब मरुस्थल जैसे विश्व के अन्य प्रमुख मरुस्थलों की तुलना में असाधारण रूप से अधिक है, जिसका जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, लगभग 5 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से भी कम है। कहाँ की? यह सब जो है सहारा या अन्य मरुस्थल की बात हो रही है। 50 नंबर का प्रश्न है, 2021-22 तक भारत में 1913 रिपोर्टेड यानी प्रतिवेदित खदानें हैं, जिनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो सबसे अधिक खदानें भारत की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में है। ये ऑप्शन सही जगह कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसकी व्याख्या दिया गया है, रिपोर्टिंग वर्ष 2021-22 तक मध्य प्रदेश में 263 खदानें थी, जो देश भर में रिपोर्ट की गई 1319 खदानों में से सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? जवाब हो जाएगा आपका, यह जो है राजस्थान में पाए गए हैं। डी ऑप्शन से कहां पर पाए गए हैं? राजस्थान में। इसकी व्याख्या दी गई है, हाल ही में किए गए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों से राजस्थान में खास तौर पर सीकर जिले में महत्वपूर्ण यूरेनियम भंडारों का पता चला है। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने कई क्षेत्रों में यूरेनियम ऑक्साइड के भंडारों की पहचान की है। अगला प्रश्न है, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वह जो है कांडला गुजरात में स्थापित किया गया है। कांडला गुजरात में। इसकी व्याख्या देखें, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड वर्ष 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया। ईपीजेड यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एक विशेष रूप से नामित क्षेत्र है, जिसका उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना, कर लाभ जैसे, ध्यान रखिएगा, कर लाभ जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना और निर्यात उन्मुख उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचा समर्थन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? यहाँ नीति निषेध सिद्धांत जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, यही जो है पूछा। इसका जवाब हो जाएगा, यह जो है अध्याय 2 में दिया गया है। ए ऑप्शन सही है, अध्याय 2 में। देखते हैं, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अध्याय 2 के निर्देशक है, पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले। देखते हैं, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने और रोजगार में लिंग आधारित भेदभाव को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो इस तरह से हमने अर्थव्यवस्था के लेक्चर को पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।